बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से आपको खबर देंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं। इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से समाअत हुई। हालांकि केस तो बहुत सीधा है। पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। ये तकरीबन टोटल 2.5 मिनट की समाअत होनी चाहिए किसी एक दिन, और इसका फैसला हो जाना चाहिए। बल्कि इसका फैसला हो चुका हुआ है। जस्टिस इजाजुल एहसन का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो पिछले साल इस पर वाज़ेह फैसला दिया, लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा आ गए मिलिट्री की, और उनकी गठजोड़ हो गई। मिलिट्री ने उनको बताया कि लंदन एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी फौज उनको दिलवाएगी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी, और उसके बदले में वो सारे गंदे काम करेंगे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर किए जाएं। और फिर इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए ये 9 मई का सारा वाकया घड़ा गया, बनाया गया, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। होता तो 11 महीने में कहीं पर पेश कर दिया जाता, अभी तक पेश नहीं किया जा सका। और मासूम लोगों को जो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। 17 साल का बच्चा है, और ब्रिगेडियर अकरम जो 75 साल के हैं, रिटायर्ड हैं पाकिस्तान की फ़ौज से, पीर महल से उनका ताल्लुक है, वो 75 साल के हैं। और एक बच्चा 17 साल का जो अभी मिलिट्री कस्टडी में 18 साल का हुआ है। 17 साल के बच्चों से लेके 75 साल के बुजुर्गों तक इन लोगों को, जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं, छोटे स्टूडेंट बच्चे तालिब इल्म हैं, इन तमाम की ज़िंदगियां ख़राब की जा रही हैं। 104 लोग थे टोटल। 20 लोग 1 साल की कैद काट कर उनको रिहा कर दिया गया 10-11 महीने की कैद के बाद। 84 लोग जो हैं वो अभी तक मिलिट्री कस्टडी में हैं। कसूर उनका है कोई नहीं, सबूत इनके पास है कोई नहीं। होता तो ये अदालत में पेश करते। जब सबूत मांगा जाता है तो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, क्योंकि वीडियो कैमरास, जो सीसीटीवी कैमरास थे, वो तोड़ दिए गए। आपके घरों में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हालांकि जो जीएचक्यू में या दूसरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, उनका जो मैकेनिज्म होगा वो और भी सिक्योर होगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो आपके अमूमी तौर पर घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगता है, उसमें भी आपको पता है कि कैमरे के अंदर सिर्फ लेंस होता है जो अक्सबंदी करता है, और जो फुटेज है वो तो पीछे डीवीआर में स्टोर होती है। तो अब अगर गेट के ऊपर कैमरा किसी ने तोड़ भी दिया है तो फुटेज तो पीछे स्टोर हुई हुई है, और वो क्यों फुटेज क्यों नहीं दी गई? असल में फुटेज है कोई नहीं। ये सब एक जाली झूठा केस बनाया गया था इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए, और अपने सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम ने मिलकर ये एक ऑर्केस्ट्रेट किया था सब कुछ। और इसमें मासूम लोग पिस गए हैं। ये जो मासूम लोग हैं, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये प्रोटेस्ट करने गए, खवातीन हैं, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, और आप उनके साथ ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता। आप देखिए कि अमेरिका हो या दुनिया का कोई मुल्क भी हो, वहां पर कोई गैर कानूनी काम कोई किसी को करने को कहे तो आपको जो है वो इस्तीफे नजर आना शुरू हो जाते हैं। अभी गजा और इसराइल का मसला बना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। अमेरिका के अंदर उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया कि आप इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट ना होने दें। 3 से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ड्रीम जॉब होती है किसी की भी, वो मिराज होती है किसी भी प्रोफेसर की, किसी भी एकेडमिशियन की, कि वो प्रेसिडेंट बने। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का तारीख में नाम लिखा जाता है। मेन वो लेफ्टिनेंट जनरल की नौकरी नहीं होती, वो कोई वज़ीर की नौकरी नहीं होती, वो कोई चीफ मिनिस्टर की नौकरी नहीं होती। देखा जाए तो वो उससे भी बड़ी पोजीशन होती है। और उन लोगों ने एक सेकंड नहीं लगाया अपने ज़मीर के सामने उन जगहों से रिज़ाइन करने में, क्योंकि उन्हें लगा कि गलत हो रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की माएँ पता नहीं बांझ हो गई हैं। हमारी माएँ, क्या हो गया हमारी सोसाइटी को कि आपको ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक एक आपको कमिश्नर चट्टा नज़र आया जिन्होंने बयान दिया, और उसके बाद हमें उनका भी नहीं पता कि वो किधर हैं। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगले वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा कि वो इन दिनों किन हालात के अंदर है, क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में आपको एक ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस वाला नजर नहीं आता, ऑफिसर, जो ये कहे कि जी ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरा इस्तीफा पड़ा है, राज़िक अल्लाह है, मुझे रिस्क कहीं और से मिल जाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट की दोबारा समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो
सुप्रीम कोर्ट में पहले होता है। जजेस ने एक दफ़ा फिर दगा किया लवाहकीन के साथ, इन 84 लोगों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ। एक रिक्कत अमेज़ मनाजर थे। आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, जिनके बेटे हसान न्याज़ी को गायब कर दिया गया, पता नहीं कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं या किसके पास हैं। इबाद फ़ारूक भी गायब है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश की। ज़रूर उन पर तशद्दुद किया गया होगा, ज़ख्मी कर दिया होगा और बाद में अब बहाना लगा दिया होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी लेने की खुद कोशिश की। तो ये आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो है वो तकरीबन आबदीदा हो गए अदालत के अंदर। उन्होंने जजेस को कहा कि आपको अल्लाह ने इंसाफ की कुर्सी पर बैठाया है, आपके पास ताकत है, मैं एक बाप हूँ, मेरी तकलीफ़ को समझें। मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा ज़िंदा है या कत्ल कर दिया गया। अगर कत्ल कर दिया है तो कम अज़ कम बता ही दें, मुझे कोई सब्र आ जाए तो मुझे बताएं तो सही मेरा बेटा कहाँ है। आप मेरी उससे मुलाकात भी नहीं करवा रहे। तो एक तरफ ये सिचुएशन है। फिर जो लवाहकीन थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें जो माएँ, बहनें, बेटियां थीं, उन्होंने बड़े अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब APS का हमला हुआ था और दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों को शहीद किया था, तो तब इन्हीं जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि इन दहशतगर्दों के ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट्स में होंगे, क्योंकि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते। हालांकि उस टाइम कानून साजी करके इजाज़त ली गई थी कि उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं। इस टाइम तो इजाज़त भी नहीं, और दूसरा ये पाकिस्तानी है, ये दहशतगर्द नहीं है। बहरहाल अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैं आपको यही बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है, बेंच तोड़ दिया है। अब कह रहे हैं बड़ा बेंच बनेगा, फिर वो भी तोड़ देंगे, फिर कहेंगे और बड़ा बेंच बनेगा। इस काम को लटकाएंगे। वजह क्या है लटकाने की? वजह सिर्फ ये है कि इनके पास कोई सबूत है नहीं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है प्रूव करने के लिए, इसलिए इन केसेस को लटकाएंगे, किसी अदालत में आने नहीं देंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं अमेरिका से। अमेरिका के जो कायदे ऐवान हैं सेनेट में, नाम उनका सेनेटर चक शूमर है। बहुत ही पावरफुल आवाज़ है अमेरिका में, और कायदे ऐवान सेनेट का होना और फिर एक इतना ताकतवर सेनेटर होना, और उनकी तरफ से पाकिस्तान को एक पैगाम आया है। और ये इंटरसेप्ट की स्टोरी है। इंटरसेप्ट वही अखबार है जिन्होंने साइफर का मतन छापा था। बहुत ही मायानाज जरीदा है ये अमेरिका का, और इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी की है कि चक शूमर ने एक तंबीह भेजी है। जी, तंबीह किया है पाकिस्तान को, वार्निंग कह लें दी है, पाकिस्तान को अलर्ट किया, और ये कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत कत्ल मत करना, उसकी जान को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि चक शूमर से जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो बहुत सारे मिले हैं और उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया है। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उनकी बहुत खिदमात हैं, काबिल तहसीन है उनका सारा काम जो वो बार बार कर रहे हैं। हम उनके ज़ाती तौर पर, मैं भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान भी ज़ाती तौर पर एहसानमंद हैं कि एक पाकिस्तानी के जिन्होंने अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर को रुजू किया, उनके साथ बातचीत की और उन्हें यह बताया कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मासूम लोगों के साथ क्या हो रहा है, और स्पेशली इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। तो चक शूमर ने जो उन्हें फीडबैक मिली है अमेरिकी पाकिस्तानियों से, उसके ऊपर उन्होंने एक तगड़ा स्टांस लिया है और कहा है कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया, जाहिर है ये मैसेज डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है, तो इसके फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। मेन ये हुकूमती सतह से तो उनको पैगाम नहीं है, लेकिन एक पावरफुल आवाज़ ने अमेरिका से यह पैगाम भेजा है, जिसका मतलब ये भी है कि इमरान खान की ज़िंदगी वाकई ख़तरे में है, और ये अमेरिका तक को अब पता है कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, और अब अमेरिका इसके ऊपर वार्निंग दे रहा है। इसका मतलब है कि ये बात अमेरिका में भी अब ज़बान ज़द आम है, या उनके जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट में टॉप पे बैठे हुए हैं, उनके क्या जहन है और वो क्या कर सकते हैं, और उस सारे काम के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि फस्तायत जारी है। ताहिर अनवर वाला, वो विहाड़ी के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके घर पर तोड़ फोड़ की गई है, उन्हें नामालूम अफराद ने उठा लिया है। वजह ताहिर अनवर वाला की यही है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गुजरात के हस्पताल की छत गिर गई है और उसमें मरीज़ बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं, और वहाँ पर सिचुएशन एमरजेंसी में है। अभी हमारे पास पूरी इत्तला नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये वही गुजरात का हॉस्पिटल है और वही छत गिरी है जिसका इफ्तिताह अब से चंद दिन पहले, याद कीजिए, मोहसिन नकवी साहब जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के निगरान, तो वो वहाँ पर गए थे, बहुत ढींगे मारी थी कि ये रिकॉर्ड मुद्दत में मैंने इसका काम करवाया है और इसकी तामीर करवाई है और सब कुछ करवाया है। ज़ाहिर है किसी ने माल पानी खाया होगा इसमें से, इसीलिए तो छत गिरी है, वैसे कैसे छत
छत गिरनी थी, तो उन्होंने अपनी तख्ती भी लगाई थी, वहाँ पर तकरीर भी झाड़ी थी। तो अब उनको कोई नहीं पूछेगा कि ये सब कुछ आपने क्या करवाया और ये छत कैसे गिरी है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मरीज़ हैं, उनके लवाहकीन हैं, वो महफूज रहें। नुकसान हुआ है, अभी तक हमें नहीं पता कि कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है। अच्छा जी, वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अवाम मज़ीद टैक्स दे। जी हाँ, औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कहा आवाम मज़ीद टैक्स दे ताकि हम रिज़र्व्स जो हैं वो बेहतर कर लें। अगर आप मज़ीद टैक्स देंगे तो जून तक हम $9 अरब के रिज़र्व्स कर लेंगे। चेक करें ज़रा, इमरान खान जब छोड़ के गए थे तो 18 से $24 अरब के दरमियान में कहीं रिज़र्व्स थे, और अब ये कह रहे हैं 9 कर देंगे अगर आप मज़ीद टैक्स देंगे। हाँ, क्योंकि टैक्स तो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका भी नहीं देता, गरीब आदमी भी नहीं देता, टैक्स तो सारा अमीर ही देता होगा ना। हालांकि अमीर तो एक पैसा टैक्स नहीं देता पाकिस्तान के अंदर, और वो शब्बर जैदी बता भी चुके हैं कि जब कोशिश की थी उनसे टैक्स लेने की तो बाजवा साहब ने उन्हीं को फारिग करवा दिया था। तो इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन चाहते नहीं कि वो अमीर और तगड़े लोग टैक्स दें, गरीबों से लेना है हर सूरत। अच्छा जी, अगली खबर ये कि हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीदेगी, बैरून मुल्क से खरीदेगी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा इस खबर से कि एक तरफ पाकिस्तानी किसान से 3900 रुपया रेट लगाया गया था, उस पर भी गंदम खरीदने से इनकार किया गया है, और अब मार्केट में किसान की गंदम 2500 रुपये से लेके 2500 से लेके 3500 रुपये के दरमियान में गंदम फी मन बिक रही है। किसान डूब गया है, मारा गया है, किसान का शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत का फैसला ये कि उन्होंने बैरून मुल्क से महंगी गंदम खरीदनी है। मुझे समझ नहीं, ये अपने दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, ये क्या चाहते हैं कि लोग इन्हें जूते मारें? क्या मतलब, व्हाट दे वांट? कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत ऐसे काम कैसे कर सकती है कि अपने किसान को, अपने लोगों के साथ इस तरह का जुल्म करे? बहरहाल पीपल्स पार्टी, शुक्र है खुदा का कि पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं पंजाब के राणा फारूक, उन्होंने अब बयान दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और कहा है कि किसान के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से भी कि वो इस पर बोलें और किसान के हकूक़ की बात करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से ही देंगे, जहां से एक रिपोर्ट जारी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर शदीद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, और उसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमेरिका ने बताया कि इंटरनेट कैसे बंद किया गया, इलेक्शन पर लोगों को उठाया गया, मारा गया, जाली केसेस बनाए गए, लोगों की आवाज़ बंद की गई, इलेक्शन चोरी किया गया, तकरीबन तमाम चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। और तो अब ये आलमी सतह पर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, आलमी सतह के ऊपर बातचीत इस पर हो रही है कि किस कदर वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने नारोवाल से रखते हैं। मरियम नवाज़ साहबा का प्रोटोकॉल याद कीजिए, जो उन्होंने पहले कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगी, फिर उस प्रोटोकॉल की जद में आकर आपको याद होगा कि अबू बकर नामी नौजवान जो है उसे कुचल दिया था, कत्ल कर दिया था। वो जो टायर थे उस गाड़ी के, वही टायर थे जो 2 करोड़ 73 लाख के डलवाए गए थे। उन 2 करोड़ 73 लाख के टायरों ने, मीन अबू बकर के पैसों के ही टायर थे, मीन आम पाकिस्तानी के पब्लिक मनी थी, वो अबू बकर के पैसों के टायर थे जिनसे अबू बकर को कुचला गया था। और अब अबू बकर के पैसों के टायरों पर और गाड़ियों पर बैठकर ये बेशर्मी से लबरेज ब्यूरोक्रेट अबू बकर के घर पहुंचे हैं मरियम नवाज़ के कहने पर, और इन्होंने अबू बकर के पैसों से ही 50 लाख रुपए का चेक, मतलब आपके पैसों से, अवाम के पैसों से 50 लाख रुपए का चेक जो है वो अबू बकर के लवाहकीन को दिया है, और बेशर्मी से साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। और ये जो साथ ब्लेज़र पहन के, मीन कोट पहन के और पैंट पहन के साहब खड़े, मैं नहीं जानता कौन हूँ, ज़रा इनके चेहरे के ऊपर बेहिसी देखें, उनको कितना शौक है कि चेक के ऊपर उनका हाथ भी हो, और वो हाथ डाल के तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे कोई अवार्ड जीत रहे हों। मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी गिर गई है अपनी हद से कि समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए। बहरहाल आप ये समझिए कि पहले आपके पैसों से, आपकी गाड़ियों से, आपकी गाड़ियों के टायरों से बीबी ने प्रोटोकॉल लिया और अबू बकर को कुचल दिया। अब आप ही के पैसों से, आप ही की पैसों का दिया हुआ फ्यूल और गाड़ियों पर बैठ के ये ब्यूरोक्रेट पहुंचे, और आप ही के पैसों का चेक जो है वो अबू बकर के घर वालों को दिया है। तो सब कुछ आप ही के पैसों पे हो रहा है, आपकी मौत भी आपके पैसों से हो रही है, और मौत का रिवॉर्ड भी आप ही के पैसों से हो रहा है। और मरियम साहबा ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे रानी साहबा ये जेब से अदा कर रही हैं। अच्छा जी, पीटीआई की मजीद 2 नशिस्तें छीनने की कोशिश थी। एक तो लखवी साहब हैं, सबको पता है कि उनके वालिद गिरामी कितने ही ज़बरदस्त सियासतदान थे। ख़ुद अजीमुद्दीन लखवी जो हैं, जो मैं अक्सर सियासत के अंदर काल है, मैं आपको सच बताऊं, मैं ख़ुद भी हुकूमत में भी रहा हूं, सियासत में भी रहा हूं, मैं आपको पूरे दावे से बताता हूं कि कोई भी पार्टी हो, जी हाँ, मैं पूरे दावे से आपको बताता हूं, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन 98% लोग जो हैं
किसी भी जगह पर पाकिस्तान, क्योंकि पूरी सोसाइटी का ही बेड़ा गर्क हुआ है। 98% लोग या 97, बहुत बहुत छलांग होगी तो 95% लोग जो हैं वो 95 किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और 5% लोग हैं जो साफ़ सुथरे हैं। अजीमुद्दीन लखवी का शुमार उन लोगों में होता है, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन बाप का बेटा। आप इलाके में किसी से पूछेंगे, वो इनका मुखालफ भी हो भले, वो ये कहेगा कि अजीमुद्दीन लखवी जो है एक बेहतरीन इंसान है। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, किंग एडवर्ड से तालीम याफ्ता हैं, लेकिन सियासत करते हैं। उनकी सीट छीनने की कोशिश की गई थी, पहले वो जीते इनिशियली गिनती में, फिर नून लीग ने सोचा ये सीट तो ज़रूर छीननी है। वहाँ पर नून लीग के स्टालवर्ट मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, उनका बड़ा असर रसूख है। ये सीट छीनने की कोशिश की गई, लेकिन जब दोबारा गिनती हुई उसमें फिर अजीमुद्दीन लखवी जीत गए, सीट ना छीनी जा सकी। अब तीसरी दफ़ा दोबारा गिनती करवाने का इलेक्शन कमीशन से अहकामात ले लिए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने अब इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया और ये सीट बची। इसी तरह फैसलाबाद तांदलियावाला सादुल्ला बलोच की सीट जो है वो भी इसी तरह 2 दफ़ा जीत चुके हुए हैं। तीसरी दफ़ा उनके ऊपर भी हाथ साफ करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ भी हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, और ये 2 ऐसी सीटें जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है उनके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश थी, जिनको आज अदालत ने रुकवाया है। अदालत का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस पर। अच्छा जी, अगली खबर यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है या चेतावनी दी है या तंबीह की है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। अभी ईरानी सदर आपके पास से होके गए हैं, तो गलती से भी किसी किस्म की तजारत ईरान के साथ ना करना। अमेरिका ने ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया किया है, अपना कलम ज़ाया किया, अपना पेपर ज़ाया किया या फ़ोन ज़ाया किया है। हमने तो पहले ही नहीं करनी, हमें नहीं इतनी अकल कि अमेरिका, वो इमरान खान थोड़ी बैठा है कि जो पाकिस्तान के मफाद में कोई फैसला करेगा। हमें पता है अमेरिका बहादुर क्या चाहता है, ना ही इस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट और ना ही इस टाइम की हुकूमत जनाब कोई फैसला नहीं करेगी, बल्कि आप कहेंगे तो एक आध गोला इधर से हम ईरान पर फेंक देंगे। आप परेशानी ना लें। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बाजवा साहब को झूठा करार दे दिया है। जी हाँ, बाजवा साहब ने झूठे तरीके से कुरान की कसम उठाई थी, झूठे तरीके से कुरान उठाया था, और उसके ऊपर अब गवाहियों पे गवाहियाँ आ रही हैं। अब कल उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूँ। फिर आज मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब ने फिर कह दिया है कि नहीं, बाजवा साहब गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो मिलता रहा हूँ बाजवा साहब से, वो इन तमाम चीज़ों में हमारे साथ शामिल थे। ये बताया कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जाता है। देखिए, जो मैंने एक से ज्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे। जी हाँ, ये ज़ुबैर कह रहे हैं वो शामिल थे, और वो जेब में कुरान लेकर फिर रहे हैं। आप गौर कीजिए, और कुरान के ऊपर कस्में खा रहे हैं। और इससे हमें कुरान की वो आयत याद आई है जिसमें ये कहा गया कि तुम्हारे आगे कस्में खाते हैं कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। अगर तुम इनसे राज़ी हो जाओ तो बेशक अल्लाह तो फासिक लोगों से राज़ी ना होगा। ये एक आयत करीमा है जो आपके सामने मैंने जिसका तर्जुमा रखा है कि अल्लाह ने कहा है कि ये इसलिए कस्में खाते हैं कि आप लोग इनसे राज़ी हो जाएं, इन पे यकीन कर लें। आप अगर हो भी जाएं तो मैं इनसे राज़ी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये झूठे हैं और फासिक हैं। तो बाजवा साहब को मेरा मशवरा यही है कि हुजूर मत झूठ बोलें। इवन याद कीजिए इमरान खान साहब की हुकूमत में जब एक्स सर्विसमैन जाकर मिले थे, इमरान खान साहब से भी मिले थे, उससे पहले बाजवा साहब से भी मिले थे, तो उनकी बातचीत भी अगर आप याद करें तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ आए कि सारी बात के अंदर बाजवा साहब इन्वॉल्व थे। जो चीज़ आप उठाएंगे उसमें बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी, लेकिन बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था और उस पर झूठी कस्में खा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मेरे ईमान का हिस्सा है ये, कि बाजवा साहब जो हैं वो और ख्वार होंगे। वैसे किसी की ख्वारी की दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि बाजवा साहब और ख्वार होंगे, क्योंकि उन्होंने जुल्म इतना किया है लोगों के ऊपर। और अब वो, और मसला ये है कि वो जैसे छोटे मोटे आप ये कहें जराइम करने वाले लोग जैसे नहीं दूसरों को बेवकूफ़ समझते। बाजवा साहब का मसला ये है कि वो सब कुछ करके भी वो समझते हैं कि सिर्फ अपनी चर्ब ज़ुबानी से, बातचीत से वो सारे लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। बाजवा साहब को अंदाज़ा नहीं है कि अभी तो उनके, क्योंकि वो बड़े फ़ख्र से, उन्होंने एक दफ़ा हमारे वज़रा को भी कहा था, उस टाइम सीनियर मिलिट्री लीडरशिप बाजवा साहब के बाद वाली जो है वो बैठी हुई थी उनके पास, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर वज़ीरों को कहा था कि तुम लोगों को तो मैंने जेल भेज देना और ये लोग मुझे बचा लेंगे, मुझे तो कोई जेल नहीं भेजेगा। क्यों भाई बॉयज़, ये कहा था, क्यों भी बॉयज़ मुझे बचा लोगे ना,
अपने जो उनके उस टाइम जूनियर अफसरान थे, मीन उनसे जूनियर लेकिन बहुत सीनियर अफसरान, वो जनरल्स बैठे हुए थे उनके साथ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उनकी फिर उनको तरदीद करनी पड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया हुआ है, जो हमारे 2-3 सीनियर मोस्ट लोग थे उनको डायरेक्टली बाजवा साहब ने कहा था कि तुम लोगों को तो मैं जेल भेज दूंगा अगर इमरान खान को तुम लोगों ने समझाया ना या छोड़ा ना, तुम लोगों को मैं जेल भेज दूंगा और मैं तो बच ही जाऊंगा, फिर हमारा तो काम चल ही जाता है, और क्यों बॉयज़ मुझे बचा लोगे कि नहीं। उन्होंने वहाँ बैठे हुए जनरल से ये पूछा था। और बाजवा साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ कि अभी बॉयज़ बैठे हुए हैं, लेकिन ये बॉयज़ मीन कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सभी ने रिटायर होना है, सभी ने जाना है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल नहीं खेप आनी है, और फिर आपने अभी लंबा जीना है, मैं आपको बताऊं, और मेरी दुआ है कि आप लंबा जिएं, मेरी दुआ है कि आप 120 साल की उम्र में जिएं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे ताकि आप अपने किए हुई तमाम जो आपने सब कुछ किया है उसका सिला जो है वो इस दुनिया में भुगत के जाएं। तो मेरी आप अल्लाह से बड़ी ही ये हम्बल दुआ है कि मेरी ज़िंदगी के भी 1-2 साल आपको ज़रूर लगाए अल्लाह की ज़ात। तो अल्लाह आपको लंबी उम्र दे ताकि ये सब मासूमों के साथ जो कुछ आपने किया है, पाकिस्तान के साथ जो आपने किया है, वो आप और आपका ख़ानदान देखे और बाकी पाकिस्तान भी देखे कि जब ऐसे किया जाता है तो उसका सिला इंसान को क्या मिलता है। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।